अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, कपास का एरिया है जनूबी पंजाब, लेकिन इसमें अब एक और अहम फसल भी अपनी जगह बना रही है और वो है मकई की फसल। इसकी पैदावार कितनी है और उसमें कैसे इजाफा हो रहा है, और कपास का काश्तकार क्या मुसलसल नुकसानात की वजह से मकई की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत राना अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और आसिम मजीद साहब जो ज़रूरी इशूज़ के ऊपर काफ़ी बात करते रहते हैं, माहिर हैं, और हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। अरशद भट्टू साहब काश्तकार हैं और इन्होंने शिफ्ट किया है कॉटन से मकई की तरफ, हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले राना अब्बास साहब की तरफ आते हैं। इस एरिए में जी साउथ पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं जो तेज़ी से लोग शिफ्ट हुए हैं मकई की फसल की तरफ भी, इसकी क्या वजह नज़र आती है बज़ाहिर आपको? बज़ाहिर ये कि फार्मर जो है ना अब अपनी इकनॉमिक्स को एवेल्यूएट करके चलता है, और उसको जब मुसलसल किसी क्रॉप में लॉसेज हो रहे हों तो वो फिर देखता है कि किस क्रॉप से मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकता हूँ। इस फ़ायदे को पेश नज़र रखते हुए उसने देखा कि क्रॉप जो मकई की है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और अब इसमें फार्मर ने इन्वेस्ट भी किया उसी लिहाज से, और 120 मन तक पैदावार इसमें ले रहे हैं। लेकिन गो लिमिटेड है, लेकिन 120 मन पैदावार में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इस क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं डे बाय डे। दूसरा ये है कि इसमें जो पेस्ट प्रेशर है वो इतना नॉर्मल है कि वो नॉर्मली जो है दानेदार जहरें डालने की वजह से वो इजीली कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से अभी तक फार्मर को कोई बड़ा थ्रेट नहीं है पेस्ट का। तो इसमें इंटरनेशनली एक प्रॉब्लम आ रहा है फॉल आर्मी वर्म का, लेकिन वो हमारे यहाँ पर इशू नहीं बना, लिहाजा अभी हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है कि हम उसको मैनेज करके आगे चलें तो 120 मन से भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ काश्तकार क्या इतना ले रहा है? 120 मन तक पोटेंशियल तो मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ क्या इससे भी ज़्यादा 120 की बात कर सकते हैं हम, लेकिन फार्मर जो हमारा वो एवरेज 90 से 100 मन में तो ले रहा है, और ये भी उसका प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी बेहतर है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो अब हमें इसमें थोड़ा सा साइल को अगर हम अमेंडमेंट करके चलें, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो मेज़ हार्वेस्ट करते हैं इसका जितना भी वो वेस्ट है, अगर उसको हम पार्ट ऑफ द साइल बना दें, ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे उसको यूज़ कर लें, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगले साल आप 15% पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। और आने वाले दिनों में अब क्योंकि एंग्रो जैसी कंपनी आई है, इसमें कंबाइन हार्वेस्टर जैसे हम वीट में इस्तेमाल करते हैं, वो अब मेज़ में इस्तेमाल किया उन्होंने शुरू, और उसका जो जितना भी वेस्ट है वो उसको मैश करके उसको पार्ट ऑफ द साइल बना देती है, जिससे अगली क्रॉप पे बहुत अच्छे इंपैक्ट आ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया पैदावार में जो रुकावट है वो हमारी साइल मैनेजमेंट का है, जिसमें ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक मैटर हमारी ज़मीनों कम होने की वजह से तो पैदावार कम आ रही है। जैसे जैसे अब हमें फार्मर को नो आ रहा, इसमें डिपार्टमेंट ने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, ज़राअत ने, महकमा ज़राअत ने, कि लोगों को ये शऊर दिया है कि किस तरीके से हम जो अपना नामियाती मादा को जलाने की बजाय अपनी ज़मीन का हिस्सा बनाएं ताकि पैदावार बढ़े। और आने वाले दिनों में देख रहे हैं आप कि इसको ज़मींदार बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट करें, क्योंकि अब उन्होंने उसका फ़ायदा समझ लिया है कि इस फ़ायदे से हम चलेंगे तो आगे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है, जो अभी खुलासा अगर हम अब तक की गुफ्तगू का आपकी, कि वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से इस तरफ जा रहा है, बीमारियां कम हैं, लागत भी कम है, और नुकसान का अंदेशा कम से कम होने की वजह से काश्तकार इधर शिफ्ट कर रहा है। जी जी, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक रुकावट आ रही है। अगर वो रुकावट भी ना हो कि जिस वक्त हमारी प्रोडक्शन मार्केट में आती है तो उस वक्त वो रेट क्रैश करता है, तो उसमें 400 रुपये 500 रुपये तक रेट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फार्मर को एक दफ़ा फिर मायूसी आती है। लेकिन उसके पास अभी अल्टरनेट सोर्स इतने नहीं हैं दूसरी क्रॉप्स के जो उनमें इतना प्रॉफिट मिले, अभी वो इसके साथ स्टेक किए हुए हैं, अभी तक उसके साथ स्टे किया हुआ है। आसिम मजीद साहब, आप क्या समझते हैं कि शिफ्ट जो कॉटन ग्रोअर है वो मकई की तरफ कर रहा है और मुसलसल उसका फ़ीकर पैदावार भी बढ़ रही है और ज़र काश्त रकबा भी, वजह आपको क्या नज़र आते हैं? शुक्रिया रिजवान साहब। मकई बढ़ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहले तो सिर्फ साहिवाल डिवीज़न की थी फसल ये एक, उसके बाद अब ये बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट आलमोस्ट चला गया। मुल्तान में भी काफ़ी तेज़ी से, मतलब मुल्तान, लोधरा, खानेवाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बाकी अभी बहालपुर डिवीज़न या टीजी खान डिवीज़न में इतनी नहीं है, लेकिन ये ख़ासकर जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले डिवीज़न पूरी साहिवाल तो मतलब आलमोस्ट मकई है ना, मकई और आलू बड़ी फसल नहीं है, चावल थोड़ा सा लगता है लेकिन मकई और आलू ज़्यादा फसल है। उसके बाद यहाँ पर मुल्तान डिवीज़न में आलमोस्ट अब तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40% तो एरिया चला गया है, कॉटन से जो निकला है उधर वो जा रहा है, तेज़ी शिफ्ट हो रहा है। लेकिन उसकी वजह मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर जो है ना जी,
टफेस्ट होती हो जा रही है। इसलिए टफेस्ट होती जा रही है कि 3 बड़ी चीज़ें हैं, ज़मीन है, पानी है और सीड है। 3 बड़े फैक्टर मैं समझता हूँ जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ज़मीनें दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं, pH हाई, ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल ज़ीरो, कि हमारे पास मतलब ये सबसे बड़ा आलमिया जो है ना ज़मीन का, बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इसलिए पानी, जो फसल पनी पकती थी काटन 5 पानी पे, अब पकती है तकरीबन मतलब कि 10 से 15 पानी पे। मतलब जो काटन हमारी 5 पानी 6 पानी लेती थी ना, ज़मीन मतलब है कि उस तरह नहीं है साथ दे रही। और फिर पानी है नहीं, डैम बन नहीं रहे, पानी का मतलब बहुत महंगा है। पहले पानी 200-300 रुपये का होता था, आज से 15 साल पहले की बात है। अब पानी जो है वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार का लगता है। और नंबर ऑफ पानी, काटन जैसी फसल में जो पानी हम कहते हैं दुनिया में सबसे कम पानी लेती है, उस पर भी 15-15 पानी चले गए हैं। सही, विंडो एक तो लब बड़ी हो गई और पानी बहुत बढ़ गए। पानी बड़ा महंगा है। अब ट्यूबवेल बिजली का बिल देख लें और पानी है नहीं नीचे, तो बाकी बिजली मतलब है कि भी बहुत महंगी है, डीजल बड़ा महंगा है, तो पानी बहुत महंगा हो गया। पहले बड़ा सस्ता पानी होता था। सही। उसकी बाद से बाकी जगह थर्ड सीड सेक्टर। सीड सेक्टर में मतलब है कि भी कोई नहीं है। मकई की जो आपने बात की, सिर्फ सिंगल फैक्टर सीड है। सीड में इम्प्रूवमेंट आई और मकई छा गई। एक ही फैक्टर है कि सीड की क्वालिटी बेहतर हुई। और मतलब देखें 120 मन की बात कर रहे हैं और 100 मन हर बंदा ले रहा है। जो भारिया होती है ना, जो फरवरी में लगती है, उसकी 100 मन आराम से आती है। इस साल तो मौसम अच्छा था, 120-30 मन की बात भी करते हैं, 40 मन की बात भी लोग कर रहे हैं। लेकिन भारत 100 मन बड़ी अच्छी औसत है, बड़ी अच्छी पैदावार है। और सिंगल फैक्टर सीड है कि ज़मीन वही है जो कपास में है, ज़मीन वही है, पानी वही है, लेकिन और इजी मतलब है कि हुई। लेकिन अभी जो है, मैं अब भी कहता हूँ इससे भी बेहतर हो सकती है। अमेरिका जैसा मुल्क है कि तकरीबन 11 करोड़ 9 करोड़ से लेकर 11 करोड़ एकड़ काटने लगती है मकई। तकरीबन 120 दिन की फसल थी, 80-90 दिन पे आ गई है। विंडो शार्ट होती जा रही है और प्रोडक्शन चलेगी 150 मन पे। औसत पैदावार तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 140 से 50 से 150 मन तकरीबन औसत पैदावार है अमेरिका मुल्क की। वो मतलब है कि भी पैदावार ले रहा है इसे 90 दिन में। हम अभी भी हमारी फसल जो है 100 दिन प्लस है, 120 डेज की तकरीबन 130 डेज की बनती है फसल। लेकिन ये है कि वो बात कर रहे हैं कि 80 से 90 दिन की। 90 दिन तो है ही है, उससे नीचे की वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लेके आए। और प्रोडक्शन कहाँ चली गई? तो है तो प्रोडक्शन ही। और सीड, जब तक पाकिस्तान में सीड सर्च पे काम नहीं होता है, और एक सिंगल क्रॉप मेज़ आई है, मल्टीनेशनल आई, पायनियर और मॉन्सेंटो 2 कंपनियां हैं, दोनों ने लीड लिया और बिल्कुल सही तब्दील करके रख दिया। पाकिस्तान में नई सीड सेक्टर डेवलप किया था, प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया जा रहा, कोई इंकरेजमेंट नहीं है, मल्टीनेशनल को कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रही पाकिस्तान में। जब तक वो नहीं आएंगी सीड डेवलप नहीं होगा। और बहुत बड़ा ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इतनी बड़ी ज़्यादती है कि इससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती। उनके लिए एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सीड को अगर इस तरह नहीं करते और मतलब अगर नहीं होता तो फिर ये नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर, नेशनल कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए भी माहौल नहीं है। गवर्नमेंट की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है रिसर्च में, वो उसी के गिर्द चीज़ें घूमती हैं। वो कहती हैं कि यूब सर्च था, बड़ा स्ट्रांग था, दिन दिन उस तरह की अब बात नहीं है। एक ही बड़ा अदारा था, बजट है नहीं, अब सैलरी जाती है, बाकी कुछ नहीं है, सर्च के लिए पैसा नहीं है, उसकी वो सर्च नहीं रही। प्राइवेट सेक्टर को लोकल जो सिस्टम है अप्रूवल का, सिस्टम का, वो उस तरह का नहीं है, ना मल्टीनेशनल सपोर्ट करता है। आप देखें मकई की बात है, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी की बात में, काटन में तो आई नहीं GMO वाली बात, मकई में आने के दिया, ट्रायल भी हो गए 3 साल के। जब होने लगी तो कहते हैं जी ये तो ठीक नहीं है, सिस्टम बन गया, 3 साल के ट्रायल हुए, उसके बाद कहते हैं नहीं जी आपको अप्रूवल नहीं मिलती है, ये तो मतलब तबाही कर देगी, मुल्क तबाह हो जाएगा हमारा। तो यार दुनिया में 11 करोड़ एकड़, मतलब पूरी दुनिया की तकरीबन 60% का जो मेज़ है मकई है ना, वो होती है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये जो 5-6 कंट्रीज हैं उनमें होती है। और वो मतलब है कि सारी GMO है, वहाँ पर तो दुनिया को मसला नहीं आ रहा। यहाँ पाकिस्तान में 20 लाख एकड़ नहीं लगती है। और मतलब है कि मैं कहता हूँ कि जो मैंने जो बात की है ना, कि नहीं है मतलब माहौल प्राइवेट सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट की ग्रिप है, अदारे उसी के अपने गिर्द गिर्द घुमाते हैं। कोई भी कमेटी बनती है, उसमें रिसर्च की एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं के गिर्द घूमती हैं, चंद लोग हैं, उससे बाहर निकलने नहीं देते, जिसकी वजह से चीज़ें कुछ बेहतर नहीं हो रही। जब तक, अगर मैंने पहले कहा, ज़मीन और पानी पहले नहीं है, खराबी है, अगर सीड सेक्टर को सही नहीं करते तो मुल्क एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगी। सही, सीड सेक्टर को बेहतर नहीं करेंगे। आपने सारी क्रेडिट दे दिया है सीड को। अरशद भट्टू साहब, आप क्या समझते हैं कि आपको क्यों शिफ्ट होना पड़ा, कॉटन से मकई की तरफ आप आए, और आपको क्या लगता है कि आप इसमें मुतमईन हैं, और आपके साथी जो ग्रोवर्स हैं कॉटन के, वो अब इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या आपको इसमें क्या मसला आ रहा है? सर, जो मैंने तकरीबन पिछले 3-4 साल से ना लॉस ही आ रहा था,
किसी वक्त भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें 3-4 साल जो पिछले गुजरे हैं। तो फिर हमने ये सोचा चलो ये इजी फसल है, इस पे स्प्रे वगैरह कम होते हैं, बस इतना ही है कि इसकी जो देखभाल है वही करनी पड़ती है। बस ज़मीन की अच्छी तैयारी हो जाए, अच्छा सीड लग जाए, सैलेज बना लेते हैं या इसे हम पका लेते हैं मकई को। सही। और दूसरे ग्रोअर जो हमारे अब इलाके में, ये हमारा मुल्तान बेल्ट तो सारा काटन का था, तकरीबन लोगों ने ज़मीनें खाली रखी हुई हैं। वो कुछ तो चले गए हैं धान पे, अब ज़्यादा धान लगा हुआ है या मकई लगी हुई है, सही। या लोगों ने बस फसल अपना ज़मीन को छोड़ा हुआ है खाली। क्योंकि जब इनपुट नहीं होगी, इनपुट डालते रहेंगे, आउटपुट नहीं आएगी तो क्या करेगा ज़मींदार, कितने दिन चलेगा वो। सही। इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है, बिजली बहुत महंगी है। ये हमें कह रहे हैं कि आपको 5 रुपये 35 पैसे दे रहे हैं, मगर एक्चुअली ये नहीं है। और डीजल इतना महंगा है कि किसान इसे अफोर्ड नहीं कर नहीं, सकते। मैं पहले एक बात बता दें, आप मकई काश्त करके मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है जी। क्या वजह है? इसलिए कि इस पे उतना काम नहीं है जितना काटन पे है। काटन जो ही हम लगाते हैं तो शुरू हो जाते हैं स्प्रेयों पे। अच्छा स्प्रे जो है मार्केट से, अब मल्टीनेशनल कंपनियों ने तो इतने रेट कर दिए हैं कि वो तो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए हैं। जो पाकिस्तानी कंपनी आई हैं उन्होंने कुछ रेट कम किया, मगर उनके जो बाहर माल जाता है, कुछ कंपनी तो बहुत अच्छा माल दे रही हैं, बाकी का हमें पता नहीं। मौसम भी फेवर में नहीं है काटन के, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, शेडिंग हो जाती है, पानी की बहुत कमी है, नहरों में पानी बराए नाम आ रहा है। अगर जिस पहले हम 10 एकड़ से अपने 1 मुरब्बे के पानी से सराब करते तो अब 5 एकड़ भी नहीं होते, ज़्यादा ट्यूबवेल ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और उसमें मेहनत इतनी है कि पहले अगर 5-6 स्प्रे करते हैं तो अब 10-15 स्प्रे पे 20 रुपये चले गए हैं। काश्तकार वो उससे उसका ख़र्चा भी वापस नहीं आ रहा था, तो उसने अब मकई की तरफ रुझान किया है। अब मकई जो है बहारिया फसल जो 120 मन 100 से प्लस ही है, और अब जो सिंगल क्रॉस लगा रहे हैं वो भी 80-100 मन के नज़दीक चली जाएगी। सही। तो हमें तो इसी में फ़ायदा है अगर इसका रेट अच्छा मिल जाए तो। अभी भी आप समझते हैं कि इसके साथ एक इशू है और वो उसका रेट है? हाँ जी, रेट है। और उसमें जब हमारी फसल आती है तो मार्केट में रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ख़रीदने वाले सर यही पोल्ट्री फार्म वाले हैं से, तो ये वंडा बनाने वाली कंपनी है, ये कोशिश करती हैं कि स्टॉक करती हैं, उस वक्त मार्केट में आते हैं जब इसका रेट कम हो जाता है। सही। रेट का क्या इशू है मकई में, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मकई की। और राना अब्बास साहब, एक बात आसिम मजीद साहब ने की, सबसे उन्होंने कहा कि जी बीज फ़र्क डाल रहा है कपास में और मकई में, और अच्छे बीज की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। वही ज़मीन है, वही पानी है, वही सब कुछ है, लेकिन वही एनवायरनमेंट है, लेकिन बीज की क्वालिटी। आप क्या समझते हैं कि इसका क्रेडिट से बीज को ही देना चाहिए या दे रहे हैं आप? इसमें मेजर जो शेयर जो है ना उसमें पैदावार का वो बीज को जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हम आ जाएं तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें साइल है, साइल मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है उसकी, अगर इन चीज़ों पे भी एम्फसाइज कर लें तो हमारे यहाँ पोटेंशियल यकीन कर लें कि 140 मन से कम नहीं है मेज़ में। और जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन को ये ऑब्ज़र्व भी करती है ये क्रॉप, क्योंकि ये कोल्ड भी बर्दाश्त करती है अर्ली स्टेज पे, और एक स्टेज पे आके टेम्परेचर बर्दाश्त करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाए तो उस वक्त हमें इसको मैनेजमेंट पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी पड़ती है कि उसमें हमें पॉलिनेशन टाइम पे ज़्यादा इरीगेशन करनी चाहिए, ताकि उससे हमारा पोलन जो है ना वो वायबल रहे। तो अगर इस चीज़ को देख लें, और इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो हमारा फार्मर अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाया। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा लें साइल का। जी। हमें चाहिए कि हम हर 3 साल के बाद कंपलसरी एक दफ़ा हम ग्रीन मैन्योरिंग ज़रूर करें। अगर साइल की ग्रीन मैन्योरिंग करें, हमारा 3 टाइम्स जो हमारी साइल जो है ना इफेक्टिव हो जाएगी, और हमारी वो न्यूट्रिशन जो हम यूज़ करें उसकी ज़्यादा पैदावार का बायस बनेगी। दूसरा ये कि मेज़ ग्रोअर को बोरान लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं हकीकत ये है कि कहूँगा कि साइल एनालिसिस के बाद अगर चलेंगे तो हमें साइंटिफिक जवाब भी मिलेगा और साइंटिफिक रिसर्च भी होगी साथ, और हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जिसमें जहाँ नाइट्रोजन का रोल है, फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, बोरान है, और हो सकता है कि कल को एक स्टेज आए जहाँ कॉपर का भी प्रॉब्लम आ जाए। ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम माइनिंग तो कर रहे हैं साइल से, लेकिन अभी तक हमने उसको प्रॉपर प्लेसमेंट या उसकी प्रॉपर जजमेंट जो एनालिसिस के थ्रू की नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों पे हमें जाना चाहिए।
लेकिन आप समझते हैं कि काश्तकार के पास इतना टाइम होता है, वो दे रहा है, इतना गैप दे रहा है कि ये अपनी 3 साल बाद ही सही लेकिन अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वो स्टेप ले देखिए जिसको इसमें तजवीज़ आप कर रहे हैं? वो कुछ लोग बहुत वाइज हैं, जो लोग इस चीज़ में पहला स्टेप ले गए हैं वो बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इसका, क्योंकि इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि ऑर्गेनिक मैटर के बढ़ाए बगैर हम ज़मीन से अच्छी पैदावार ले लें, क्योंकि जो हम खाद डाल रहे हैं, डंप किए जा रहे हैं साइल में, उसका एफिशिएंसी तो आ ही नहीं रही। जिस वक्त तक हम ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ाएंगे, हमारी ज़मीन के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये इनका बेनिफिट भी पूरा पौधे को नहीं मिलेगा और हमारा पानी का बर्डन भी कम नहीं होगा। ये आसिफ साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ऑर्गेनिक मैटर ही है जिसकी वजह से हम पानी भी जो है ना कम इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और इसमें आ गए हैं जो ग्रोअर्स हैं, जो जिनको कहना चाहिए प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स, वो इस फील्ड में आ गए हैं और वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हमें क्रॉप रेजिड्यू किसी भी क्रॉप का हो, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो राइस का हो, चाहे वो मेज़ का हो, या ग्रीन मैन्योरिंग के ज़रिए हमें उसको ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना है। जब तक हम इस काम को नहीं लेंगे जिम्मेदारी से, उस वक्त तक हम पैदावार में जो हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। लेकिन आसिफ साहब, हमारा काश्तकार अपनी ज़मीन की देखभाल के हवाले से उसके इतना प्रेशर में है कि वो शायद नहीं कर पा रहा, उसे गैप भी नहीं मिल रहा चीज़ें कि, तो फिर क्या हो? नहीं कर पाएगा। देखें, इन्होंने बात बहुत अच्छी की है, मैंने पहले भी बात भी की थी। फार्मर मतलब है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना फार्मर से, ये हम आइडियल की बात करते हैं। अब जो 10 एकड़ 5 एकड़ वाला है ना, वो बेचारा क्या करे, वो रेशो बढ़ती जा रही है। बड़ा फार्मर जो है ना जी, मेरे पास 100 एकड़ है, मैं 10 एकड़ 15 एकड़ हर साल छोड़ता जाऊंगा, मैं कर लूंगा। मेरे पास है ही 10 एकड़, उसमें मैं बेचारे मेरी रोजी नहीं पूरी होती, मैं छोड़ूं कैसे? मतलब ये बात ठीक है इनकी। जब तक असल में प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पहला रोजी पूरी नहीं हो रही, मेरी इनकम जो है बहुत कम है, या तो मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो कि मैं 2 एकड़ को हर साल करता जाऊं और 30 साल मेरी हर एकड़ की बारी आ जाए, ग्रीन मैन्योरिंग या फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर हो नहीं सकती क्योंकि ट्राली का किराया ही 2-3 हज़ार पड़ता है। वो कहता है मैं डीएपी की बोरी डाल देता हूं, वो कहता है कि मेरे पास किराए के लिए मेरी अपनी गोबर की उठा के लोडिंग अनलोडिंग और ट्राली का किराया ये 2-2.5-3 हज़ार पड़ता है। 2.5-3 हज़ार उठाने लाने में करने में एक ट्राली का खर्चा है। वो बेचारा उसकी वो कहता है दफा करो, डीएपी की बोरी लो 3 हज़ार रुपए की, वो 2.25 डाल लेता हूँ, मैं दफा करता हूँ। हमने उसको बना भी दिया है कि यार डीएपी डाल लो, हमने सामने की तरफ लेके उसको ना। यूरिया स्ट्रेस मैनेजमेंट के पानी कमी को जी दूर करता है यूरिया, इसलिए बढ़ता जा रहा है। सही कि हमारा पानी की जो हाँ स्ट्रेस है और खाद की कमी है, हम यूरिया जहां भी मसला देखते हैं यूरिया की आधी बैग और डाल देते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। डीएपी को हमने समझ लिया है कि ये भी थोड़ा सा जमीन को करता है, हालांकि कोई इसका कंसेप्ट ही नहीं है। ये है डीएपी जो बढ़ती जा रही है या अब बढ़ रही है, हम पोटाश की तरफ क्यों नहीं गए, उसके बारे में हमें कोई इस तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा जो डीएपी का जो हमने दिया है या हमने यूरिया का दिया है। यूरिया का जो बेनिफिट है, यूरिया का मतलब इस्तेमाल ज्यादा है, जितना होना उससे भी ज्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के पानी की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, उसका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट को लिए उसकी जो होता है ना ग्रीनरी या उसको देखने के लिए एक ही है कि यूरिया डाल दो। यूरिया बढ़ता जा रहा है। डीएपी इसलिए है कि अब या तो गवर्नमेंट, मैं फिर कहता हूं एग्रीकल्चर नहीं ठीक हो सकती गवर्नमेंट की सपोर्ट के बाद या इंडस्ट्री की सपोर्ट के बाद, या इंडस्ट्री सपोर्ट करे। मतलब मैं कहता हूं कि अब हम बात कर रहे हैं मकई की, फीड इंडस्ट्री सपोर्ट करे। अब फीड इंडस्ट्री सबसे बड़ी है ना, मकई से अल्लाह का शुक्र है कि बच गई, बढ़ती जा रही है कि फीड इंडस्ट्री बात करें, रेट की बात है, दुआ करें कि मकई मतलब है कि उसका इस्तेमाल पोल्ट्री का बहुत बढ़ गया। फीड इंडस्ट्री मतलब है कि इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से फीड इतनी बड़ी थी ना, अदरवाइज हमारा तो पहले इस्तेमाल ही कोई नहीं था। एक इरफान मेज थी, वो लेती थी, फौजी कार में बड़ी छोटी सी है, उसके अलावा कोई इस्तेमाल। ये तो फीड मिलों ने आके इसका बढ़ा दिया और बचत है। तो ये कहती है ना कि नहीं, या तो ये इंडस्ट्री, मैं कहता हूं नंबर 1 तो रोल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास तो है कुछ नहीं। काटन को एप्टमा करे, मकई को फीड मिलें करें, तो ये होगी। एक उनका कंसोर्शियम बने और वो करें लोगों को, मतलब है कि हम इस तरह रखेंगे कि मतलब जो भी हमने बात की है ना कि अभी देखे ना, काटन लगती है सोइंग के वक्त खर्चा है उसका 5 से 10 हज़ार, मकई का खर्चा है 30 हज़ार रुपया एट द टाइम ऑफ सोइंग। 25 हज़ार से कम नहीं है। 25 हज़ार मेरे पास हो तो मैं मकई की काश्त कर सकता हूँ मिनिमम। बिल्कुल सही। काटन का खर्चा पहले तो होता ही नहीं था, लेकिन अब चलो 10 हज़ार रुपया मैक्सिमम आपके पास हो तो आप मकई, पहले डीएपी को डालता नहीं था नीचे उसके, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई। एक बीज का खर्चा था 500 हज़ार रुपया, 1500-2000 का। अब तो बीज भी खैर महंगा हो गया है, लेकिन पहले बीज का कोई नहीं था, तो लोग उसकी तरफ था। बड़ी शुरू में कास्ट, बाद में स्प्रे होती थी अगस्त में जाके 1 महीना, अब स्प्रे भी बढ़ गया, 3 महीने स्प्रे करती हैं अब।
काटन की स्प्रे अब 3 महीने 4 महीने होती है, पहले स्प्रे होती थी महीना 1.5 महीना, एक विंडो छोटी थी, 4-5 स्प्रे होते थे और वो कर दी। अब काटन लगती है मई में या अप्रैल के एंड पे, अप्रैल के एंड पे लगती है, मई के पहले हफ्ते में, और जून के 15 को स्प्रे शुरू है और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक वो नंबर ऑफ स्प्रे जो है 15-20 और पैसे में कुव्वत मदाफत की वजह से इतना बड़ा गैप हो गया। जब तक उसकी विंडो काटन की छाट नहीं होगी तो नहीं होगी। मकई को या गवर्नमेंट करे या इंडस्ट्री करे, जिस तरह मैंने बात की है कि काटन की बात है, ये देखें ना 3 बड़े इनपुट्स हैं, अपना फर्टिलाइजर, सीड को इंडस्ट्री, सीड हमारी ऑर्गेनाइज नहीं है, बढ़ने नहीं दी, गवर्नमेंट अदारों ने इंडस्ट्री सीड को फैक्टर नहीं करने दिया, और मतलब जो मतलब जितने भी गवर्नमेंट के थे सीड का सेक्टर इतना बड़ा नहीं है। और या पेस्टिसाइड, सीड, अपना फर्टिलाइजर, ये 3, या इंडस्ट्री है पोल्ट्री जिस तरह मैं कर रहा हूँ, शुगर मतलब मैंगो की अगर हम बात करें, पल प्लांट है, नेस्ले है, इनको आगे आना होगा, अदरवाइज चीज़ें नहीं चलेंगी। वो इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को पैसे दें, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करें। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, अगले 10 सालों में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बातें होती रहेंगी, हम सुन रहे हैं जिस तरह होने वाली, पैसे नहीं है ना, पैसा होगा तो चीज़ें ठीक होगी ना, इतना वाफर पैसा आएगा तो आप जब बात करते हैं ये एग्रीकल्चर वाले और PM साहब भी कहते हैं ठीक है, लेकिन जब बात जाती है फिनांस मिनिस्टर के पास या कॉमर्स मिनिस्टर के पास, वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है, सारी जो बातें हैं वो सारी जीरो हो जाती हैं। वो होना कुछ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, ये कंसोर्शियम बनेंगे तो फिर चीज़ें ठीक होनी है एग्रीकल्चर। अदरवाइज मुझे तो नहीं लग रहा कि जिस तरह ज़मीन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और पानी की कमी बढ़ती जा रही है और मौसम की तब्दीली जो है और सीड सेक्टर इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो एग्रीकल्चर में मतलब है कि कोई बहुत बेहतरी आने वाली नहीं है। ये सीड ही है एक फैक्टर, मकई में आ गया तो ठीक होगी मकई, और उधर कोई रीज़न नहीं है मकई के ठीक होने की। तो मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें क्लियर कट फीड मिलों को रोल प्ले करना होगा। मकई के लिए बात करता हूँ, एप्टमा को आना होगा काटन के लिए। एप्टमा काटन के अलावा काटन को बचा सकता है तो एप्टमा बचा सकती है, कि वो सीरियसनेस शो करे कि हमारा अपना मुल्क है, हमने करना है, तो फिर ये ठीक होगी, अदरवाइज ठीक हो नहीं सकती। अच्छा, मकई के काश्तकार को जो चैलेंज है रेट की फ्लक्चुएशन, जो खरीदार क्योंकि उसके कम है, एक ही ये शुक्र बड़ा फरीक है, ये शुक्र करें सर, ये शुक्र करें, अभी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी तक न शुक्र है कि बहुत बेहतर है मकई यील्ड की वजह से। भट्टू साहब जी सर, आप क्या समझते हैं कि जी आपको क्या गिला है? अब वो तो कहते हैं रेट के चलते रहता है, लेकिन फिर भी आप नुकसान में तो नहीं है। सर गिला किससे करें, हमारी हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। किस चीज़ में? देखें हमारे पास खाद जो दिन ब दिन उसका रेट बढ़ रहा है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल बढ़ रहा है, इस पे कोई काम करने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है। काटन भी ऐसे ख़त्म हुई है ना कि अब हमारे पास बीज ही नहीं है। हम जो बीज लगाते हैं उस पर सबसे पहले अभी वो पौधा बाहर ही निकलता है, उस पर सफ़ेद मक्खी आ जाती है, सब्ज़ तेल आ जाता है, थ्रिप्स आ जाते हैं। हमारे पास स्प्रे ही नहीं है। वो कहते हैं थ्रिप्स के लिए अलहदा स्प्रे करें, वाइट फ्लाई के लिए अलहदा करें। ये स्प्रे कर करके तो थक गए हम, इसलिए हम इस तरफ आ गए हैं। चलो ये बिकती नहीं तो हम अपने जानवरों के लिए सैलरी बना लेते हैं। सही। तो अब आप क्या समझते हैं कि आगे आपके साथी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी खुद भी अपने रकबे को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं इसकी काश्त को, या आप समझते हैं कि नहीं ये काफ़ी है? नहीं सर, बढ़ाएंगे क्यों नहीं, जब काटन होगी नहीं तो क्या करेंगे, अल्टरनेट कुछ तो करना है। अगर हम राइस काश्त करते हैं उस पर पानी का बहुत खर्चा है, एकदम ही उस पर खर्चा है। जैसे अब भाई ने बात की है कि जब उस सोइंग का वक्त आता है उसी वक्त उस पर खर्चा शुरू हो जाता है। सही। काटन थी ये बचा रही थी ज़िम्मेदार को पहले खर्च करने से, तो पहले ज़िम्मेदारों को उधार भी मिल जाता था। अब तो कोई उधार देने वाला भी नहीं है, वो कहते हैं ये हमें पैसे कहाँ से देंगे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि क्रॉप को जैसे क्रॉप तबाह हो रही है, इसमें फैक्टर बहुत ज़्यादा है। वो तो हो गई ना। अब मकई की बात करते हैं। मकई जो है ना जी, मकई के वाले से आपको रेट के अलावा तो कोई मसला नहीं है ना? ये रेट के अलावा कोई मसला नहीं है, खुश। हाँ जी, बस इस पर ये एक ही है, जब लगाने का वक्त आता है ना जी, तो इसके जो बीज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही। वो 5-6 हज़ार वाला जो सीड है ना, वो ब्लैक हो जाता है और वो 10,000 9,000 से ऊपर ही मिलता है। सही। ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने पहले ही उसे बेचा हुआ होता है, जितने डीलर हैं वो उसे रख के बैठे होते हैं, जो जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता है वो बेचते रहते हैं। सही। इस पर बात जारी रखते हैं, लेकिन हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें मकई की। राना साहब, आप ब्रेक में बात कर रहे थे कि जो चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में मकई को, वो आप क्या देख रहे हैं?
जैसे मक्की का हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, हमारा फार्मर भी जो है इस वक्त क्रॉप से जो डेविएट हो रहा है इकोनॉमिक्स को देख के वो मक्की की तरफ जा रहा है। सही। तो हमारी जो डिमांड है वो स्टेबल तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जो आ गई, उसमें जो फीड इस्तेमाल हो रही है वो आ गई, उसके बाद लाइफ स्टॉक में फिर इसको रिप्लेस किया सोयाबीन ने, क्योंकि सोयाबीन में जो प्रोटीन ज़्यादा है उसकी वजह से वो भी जगह कुछ ले गए, जिसकी वजह से मक्की की डिमांड स्टेबल होती जा रही है। लिहाजा जैसे प्रोडक्शन आती है इसमें वही एक्सप्लाइटेशन रेट की शुरू हो जाती है कि जो 1250 या 1300 रुपये रेट है वो क्रैश होकर 900 850 पे आ गया। अब इसमें हमें फार्मर को थोड़ा सा सपोर्ट भी करनी चाहिए और फार्मर को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि इसकी प्रॉपर स्टोरेज कर लें, ताकि ऑफ सीज़न में थोड़ा इसको हम उस वक्त निकाल दें, तो उससे फार्मर को कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। तो इसके लिए मेरे ख्याल एंग्रो फूड जो है वो आ रही है इस फील्ड में, उसने सपोर्ट दिया है कि मोस्ट जगह पे स्टोरेज टैंक जो है हायर करके वो फार्मर से फिर नॉमिनल रेट्स पे जो है उसको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी फैसिलिटी हमें देनी होगी फार्मर को, ताकि वो अपनी इनकम को स्टेबल करके अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेबल करे। जब फार्मर को लॉस होता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, जिसका फिर एक विशेष सर्कल ये चलता है कि हम प्रोडक्शन में फिर पीछे चले जाते हैं, और यही हमारे साथ कॉटन में हुआ। अब इस एक्सप्लॉयटेशन को हमें रोकना होगा, और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये हालात ऐसे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन का अमल जो है ना वो पीक पे जाता है, तो एक ना एक सफ़र कर रहा होता है, उस वक्त एक गेन कर रहा होता है, दूसरा नुकसान उठा रहा होता है। इससे हमें स्टेबल करना होगा फार्मर को, ये सपोर्ट ज़रूरी है उसके लिए। आसिफ साहब, जो चैलेंजेस जो मसाइल आए, अब आप समझते हैं कि सिंगल बायर है, और आपने कहा कि जी पोल्ट्री इंडस्ट्री को आना होगा अगर मकई के लोगों को बचाने के लिए, अगर वो इसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि जो आने वाला दिन है, मतलब सीजन्स हैं, मकई का काश्तकार अपने आप को सेफ़ है, या अभी उसको देखना है कि आने वाले दिनों में पोल्ट्री के अलावा उसके पास क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं? असल जो आपने बात की है ना जी, मैकेनाइजेशन असल में रोल प्ले करेगी ना। पाकिस्तान में मैकेनाइजेशन है नहीं, लेबर बेस सारा है काम। हमारे यहाँ लेबर बड़ी है, एग्रीकल्चर जो नहीं ना होने की डेवलपमेंट, हम ट्रैक्टर को मैकेनाइजेशन कह रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ ना ट्रैक्टर का नाम जो है ना वो मैकेनाइजेशन है कि जी इतने ट्रैक्टर आ गए। जब भी हम बात करते हैं ना किसी बंदे से, वो देखो जी बड़ा क्यों नहीं मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर इतना था अब इतना हो गया है। ट्रैक्टर को तो बाकी लोडिंग अनलोडिंग के लिए बड़ी इस्तेमाल होती है, कोई सारा ट्रैक्टर एग्रीकल्चर का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा। ट्रैक्टर मोर देन 50% तो होगा ये इसी के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, चीज़ों को आगे पीछे ले जाने के लिए भी। तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल, अगर जिस तरह ये बात की है ना उन्होंने, एंग्रो की बात की है, अब ये सेक्टर ये गवर्नमेंट को लाना होगा या प्राइवेट सेक्टर खुद आए या प्रॉफिट हो, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है। मतलब आप देखें ना, राइस में या हमारी गंदम है तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख एकड़, 2 करोड़ 35 लाख एकड़ में कई है गंदम है। जो थर्ड क्लास मतलब है ना मैकेनाइजेशन, अपना मशीनरी वो हार्वेस्टर वाली, वो आते हैं पाकिस्तान में। कोई अच्छा नहीं मैंने देखा कि अब आ गए तूड़ी वाले भी, मतलब इतने एडवांस आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखते हैं गुजरावाला में वो जो वो बंदे जो है ना लेबर जो है ना मैकेनिक, उन्होंने लेके आते हैं, वो खुद ही मैकेनिक है, खुद ही ड्राइवर हैं, वो उसके जुगाड़ लगाते रहते हैं। वो इस तरह के प्रोफाइल के नहीं है कि जो मतलब है कि जिस तरह मैं बात करता हूँ तूड़ी जो है अब हमारी अभी तक भी 50% तो अभी भी ज़्यादा होती है। अब रिपर आया लेकिन वो भी इतना नहीं है। लेकिन अब इतनी अच्छी मशीनरी, मैं बात कर रहा हूँ कि मैकेनाइजेशन नहीं है पाकिस्तान में। मैकेनाइजेशन के लिए किसी को एडवांटेज नहीं है। सिर्फ देखें ना, कोई बड़ा ग्रुप नहीं आता, ये एंग्रो करेगा ठीक है। पहले भी आया, किसी ने ICA ने किया था इसके लिए, साइलेज के बनाने की मशीनियाँ दी लोगों को, फिर लगाए मेल्सिंग प्लांट किया, लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। वो थोड़ा शुरू में तो जज्बा होता है, लेकिन जब तक एक सस्टेनेबल नहीं होगा ना चीज़ें, बिजनेस, तो वो रहता नहीं है। जोश में आता है फिर ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसे काम होते हैं, दिल में शुरू में बड़े जोश से करते हैं, बाद में वो फिर सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं होगी ना कि किस तरह इसको लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करना है, तो मैकेनाइजेशन पाकिस्तान में हुई नहीं है। अब जिस तरह है, ये अभी जो मकई आनी है, जो भी इन्होंने लगाई है, जो आएगी दिसंबर में, वो 2-2 महीने लगते हैं सूखने में, 2.5 महीने। मतलब है कि उसका इतनी इससे बड़ा कोई मतलब है कि मैकेनाइजेशन है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है कि ड्राई करना, ड्राई करने के लिए रोजाना बाहर निकालते हैं, फिर शबनम आ जाती है, वो मतलब उधर वो फिर उठाते हैं, अंदर करते हैं, वो पूरा मैं देखता हूँ लोड, सड़कें भरी होती हैं, रोड्स हैं, मतलब एक लोगों के पड़ी है 2-2 महीने मकई। मतलब ये कुछ तरीकाकार है कि सपोर्ट, या तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक मैकेनाइजेशन मतलब एक 20% भी नहीं है। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, जब तक ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन जब तक आप हुकूमत इंसेंटिवाइज नहीं करेगी, आप समझते हैं कि उस वक्त तक ये मैकेनाइजेशन हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत को अल्लाह ताला करे को मौजा हो जाए तो चीज़ें करें। हम सुनते तो बड़े आसान, हमें भी आज मतलब 35 साल तो हम भी हो गए हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हुए। तो अभी लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज कम ही होते जा रहे हैं, बड़े तो कोई नहीं ज़राअत में। जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है उतनी
गवर्नमेंट के पास 35 सालों में अगर हम देखें तो फिर बेतरतीब चीज़ें ख़राब ही हुई हैं, ठीक तो हुई नहीं है कोई। जब ठीक नहीं हुई हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और अगले हम ऐसे ही हम चलो पॉजिटिव कह लें या हम वैसे ही बड़े उम्मीद रहते हैं हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। ये किसी को आगे आना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट की मतलब इंटरनेशनल एजेंसी को लेके आए, लोग आए, मल्टीनेशनल को ले आए, मल्टीनेशनल को आने नहीं देते, उनको सपोर्ट करें, वो करेंगे। हमने लोकल बिजनेसमैन तो मतलब है कि भी मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई। अच्छा, आपने फिर दोहराई बात मल्टीनेशनल्स का वाली। आप समझते हैं कि अगर मल्टीनेशनल्स आती हैं तो पाकिस्तान की नेशनल कंपनीज को भी एक चैलेंज होगा? नंबर वन, उनको कोई थ्रेट नहीं है एक, और हुकूमत या हुकूमती इदारे को मल्टीनेशनल से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर हों? तहफ़्फ़ुज़ात देखिए ना, इंडिया में है, पूरी दुनिया में है ना, इंडिया में है ना। इंडिया ने कहा कि जी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आएंगे उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करें, बंदों को लेबर मिलेगी, चीज़ें। यहाँ पर तो है ना कि इन्वायरमेंट नहीं है, आए पैसे कमाए और निकल जाएं, कि ट्रेडिंग करते हैं वो आते हैं, पैकिंग लिया और कर दिया। हमारे अपनी पॉलिसी का कसूर है ना, उनका कसूर तो नहीं है। कि जो हम अगर उनको एक, मैंने कहा कि काटन का जो बड़ा बहरान है, सीड का बहरान है ना, कि नहीं आने दी टेक्नोलॉजी आगे होती है आज। मैंने कहा कि काटन में ऑस्ट्रेलिया में हम गए 92 में तो 15-15, 20-20 स्प्रे थे और मतलब एक भी नहीं था। अब 3-4 स्प्रे नहीं है, 60 मन पैदावार है और मतलब एक 80,000-60,000 पौधा है और मतलब काटन की पैदावार मतलब एक ज़बरदस्त, और कुछ भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, पानी भी नहीं है, फर्टिलाइजर की इनपुट्स भी कम हो गई, पेस्टिसाइड का खर्चा भी बच गया और सीड की वजह से मतलब है कि पानी वहां पर बड़ा ड्राउट है, लेकिन ये है कि पानी की मैनेजमेंट भी, ये तीनों को, सीड ने, फर्टिलाइजर को, इनपुट्स को कम करना, पानी की मैनेजमेंट को मिनिमम करना और पेस्टिसाइड को रिड्यूस करना, ये सीड ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जमीन कर सकती है, लेकिन जमीन हमारी उस तरह है नहीं, ना होने वाली है, मुझे लग नहीं रहा कि फ्यूचर हम कर पाएंगे उसको। या तो एक भाई को दे दें कि 3 भाई हैं हम, एक भाई करेगा जमीन तो फिर तो ठीक है, मेरे पास इतना होल्ड रहेगा। हर साल डिवाइड होती जा रही है तो जमीन छोटी टुकड़े होते जा रहे हैं, तो कैसे एग्रीकल्चर चलेगी? एग्रीकल्चर और मुश्किल होती जा रही है। तो मैं कहता हूं कि ये जो है अपना एग्रीकल्चर, सीड नहीं, सीड ने फर्टिलाइजर की जो कहते हैं इनपुट कास्ट बहुत बढ़ गई है और बढ़ेगी, ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। कामयाब मुझे लग रहा है डीएपी 3500 की मिलेगी इस साल, 3700 होगी। देखो ना, मैं 3500 कह रहा था, 3700 की डीएपी अवेलेबल नहीं है, डीएपी 3500 की मिल जाएगी तो फिर क्या करेंगे? अब वीड का आने वाली है जिसमें वीड होती नहीं है डीएपी के बगैर, तो अब 3700 की डालेंगे तो कैसे करेंगे? सीड मिलना है 3000 से ऊपर वीट सीड इस साल। गंदम अगर है तो 2500 रुपए की, तो वीट सीड कैसे मिलेगा? जो होता था 2200 का, 2300 का, इस साल मिलेगा 3 से 3500 रुपया। तो फिर वो चीजें मतलब कि कैसे होगा? इनपुट कास्ट जो है वो कह रहे हैं बहुत बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर की। इनपुट कास्ट को मतलब एक भी मैकेनाइजेशन और सीड ने दूर करनी है, और कोई फैक्टर नहीं है कि सीड और मैकेनाइजेशन ये दो चीजें होंगी तो इजीली हो सकती है। ये इजीली जमीन की इंप्रूवमेंट या पानी की इंप्रूवमेंट वो तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, तो लेकिन ये दो काम मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में आ जाए। मतलब मैंगो की बात कर लें, हमने हाई डेंसिटी पे चले गए, मैकेनाइजेशन होगी तो कैसे हाई डेंसिटी चलेगा? तो चीजें मतलब उसके लिए मशीनरी भी चाहिए, उसके लिए बंदे लेबर बेस्ड हमारा सारा काम है। सही। तो लाला साहब, जो बात आसिफ साहब ने कही है, हमारा आम काश्तकार, छोटा काश्तकार जो कम वसाइल रखता है, वो कैसे इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है हुकूमत की मदद के बगैर? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपने क्वेश्चन किया है और इसमें दो छोटे फार्मर्स को फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मुश्किल है उसमें मैनेज करना कि अगर एक आदमी 10 एकड़ पे एक ट्रैक्टर रखे और उसके साथ सारे इम्प्लीमेंट्स भी खरीदे तो उसकी कास्ट इतनी बढ़ जाती कि वो अनअफोर्डेबल है उसके लिए। सही। तो इसके लिए हमें कोई सिस्टम ऐसा अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसमें उसको मशीनरी, एक ट्रैक्टर जो है वो 7 या 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर ना, वो सफिशेंट नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा वैल्यू की मशीनरी चाहिए किसी क्रॉप के लिए। उसमें साइल मैनेजमेंट के ऑपरेशन है, सीड प्लांटिंग मेथड है, उसमें जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, फिर उसमें उसके बाद हार्वेस्टिंग मशीनरी है। ये तो हमारा फार्मर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जैसे मेज़ की बात कर रहे हैं, मेज़ का एक हार्वेस्टर 4 करोड़ से कम नहीं, वो कैसे अफोर्ड करे? लेकिन अगर ये चीज़ें आती हैं तो हमें डेफिनेटली मैकेनाइजेशन के थ्रू जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक मिसाल मैंने पहली बात की आपसे कि मैकेनाइजेशन में जब हम क्रॉप रेजिड्यू को पार्ट ऑफ द साइल बनाएंगे, सबसे बड़ा फार्मर का मसला है कि जी जो मकई का जो टांडा बचता है पीछे, उसको आग लगा दें, ताकि उसके लिए इजी भी है कि अगली ज़मीन तैयार करे। लेकिन जब मैकेनाइजेशन होगी, वो ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें फास्फोरस, पोटाश और बाकी सारी खादें जो उसके पार्ट ऑफ दिस प्लांट हैं, वो जब साइल में जाएंगी, हमारी फर्टिलिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ अगली फसलों पे अच्छे से राहत आएंगे।
उसी इनपुट लेवल पे फर्टिलाइज़र के हम आगे बढ़ सकते हैं। बगैर मैकेनाइजेशन के इतना आसान नहीं है। और हमारे सिस्टम में जो लैंड होल्डिंग डे बाई डे कम हो रही है, उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगी। और उसमें देख लें कि जो बहुत छोटा ग्रोअर है 2-3 एकड़ वाला, वो इस हालात में मजबूर हो गया कि वो सेल करके किसी और काम पे चला जाए। तो इसमें हमें सोचना होगा कि उस फार्मर की जो मैकेनाइजेशन किस तरीके से बेहतर की जा सकती है। हाँ जी, आप छोटा काश्तकार मैकेनाइज कर सकता है अपने आप को, ज़ाहिर नहीं कर सकता, फिर बहुत मुश्किल है सर। अभी पिछले दिनों मैंने ना सोचा कि चलो लेबर से हम लगवा रहे हैं ना मकई, तो प्लांटर ले लें। पता किया प्लांटर की कीमत 2,80,000 से थी। जो प्लांटर ऑटो लगाता है उसको सीड को, वो अब वही ज़मींदार लेकर जिसका 500-600 एकड़ ज़मीन है, वो 10 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, अभी 50 वाला तो ले सकता ना। वो तो इनपुट्स जो है ना वो हर वक्त जैसे जैसे वक्त आता है बढ़ती रहती है। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियाँ हैं, जब हमारी क्रॉप आती है और नई काश्त होती है तो फ़ौरन डीजल के रेट अप कर दिए जाते हैं। जो ही वो 1 या 1.5 माह गुजरता है रेट वापस आ जाते हैं। असल में तो अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसान हो ही ना। तो फिर क्या हो? ये तो आपने बड़ा मायूसी में अपना बड़ा जुमला बोल दिया आपने। वो कहते हैं ये ना होंगे ना कुछ मांगेंगे। आप बाकी ऐसी कोई बात है क्या? आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ कि देखिए ना, अब हम कहते हैं ना जी 2-3 चीज़ें हैं ना इनपुट्स की, मतलब है कि जी पेस्टिसाइड 2 नंबर है, खाद 2 नंबर है, सीड 2 नंबर है, या माफिया है। ये वाकई सारी बातें हैं। ये बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, चला वो इसलिए कहता है ना, जो उन्होंने बात की है ना, जब उनकी चीज़ें नहीं होंगी तो वो तो कहेंगे। मतलब है कि अब जिस तरह मशीनरी, अब देखे ना सोलर वाला सिस्टम आया था ना, इतना ज़बरदस्त सिस्टम था। 80-20 था रेशो। अपना 80-20 किसने पहले शुरू साल 80-20 पे आई थी सोलर का। लगा नहीं है 10% भी। उनके पास वो 20% भी पैसे नहीं होते थे कि लगा सके। 15 एकड़ का था वो पैकेज ही, 15 एकड़ पे लगवाएं। इतनी जबरदस्त स्कीम थी जो उन्होंने बात की है ना कि जी अब उसके पास चाहे के पास वो डाउन पेमेंट होती थी 2.5 लाख या 3 लाख रुपए, वो नहीं होते थे वो लगवा सके। नहीं लगवाए, मेरे ख्याल में चंद लोगों ने लगवाए हैं, किसी ने लगवा ही नहीं सका सर। उसके लिए डाउन पेमेंट के पैसे 20% पैसे नहीं थे कि वो लगवा सके। मतलब इतनी बड़ी चीजें थी। अब जरी बैंक से हमने बात की, उन्होंने कहा ये कॉम्प्रोमाइज लगाएंगे। उन्होंने अगर 8 लाख था तो 16 लाख मांग रहे थे, कहाँ से वो मतलब मैं कहता हूँ ना कि चीजें जो है ना वो नहीं कर सके, नहीं हो सका। सोलर वाला इतना जबरदस्त सिस्टम था कि जिन्होंने मतलब, लेकिन उनके पास जिम्मेदारों की जो बात की है ना मैंने, वो बेचारे इसलिए कहते हैं कि जब मेरी चीजें नहीं होंगी तो मेरे लिए हर कोई 2 नंबर है। बेशक वो गवर्नमेंट जिस तरह वो कहते हैं जी, मतलब एक आप गवर्नमेंट देखे ना, सोलर की पॉलिसी स्कीम दी उन्होंने, अब भी सब्सिडी डीएपी पे बात कर रहे हैं, चीजें करते रहते हैं। चलो कूपन नहीं है, देर आज मिलता तो होगा कहीं ना कहीं ना। ये नहीं एग्रीकल्चर की पॉलिसियां आती रहती हैं, पंजाब में मिलती है सिर्फ, बाकी कहीं सूबों में नहीं है। ये बातें जो हैं कभी मतलब सिंध में हमने सुनाई कभी नहीं है, बलोचिस्तान में कभी सुना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही मिलता है कि ये मतलब हम अभी हफ्ता पहले रखनी गए तो 6 घंटे बिजली थी, 6 घंटे बिजली है, लेकिन अल्लाह ताला की जमीन है। मैं कहता हूँ कि क्या बात है जी ज़राअत के लिए। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में इससे जन्नत ज़राई की है ही कोई नहीं। बारखान डिस्ट्रिक्ट सर, कॉटन है 30,000 एकड़, कोई स्प्रे नहीं है, रिटेंशन लेवल हाई है, 31 टेम्परेचर है, मिनिमम 25 है, हाईएस्ट 35 है। और मतलब है कि क्या बात थी, खाद की बोरी यूरिया 1.5 बोरी पे 30 दिन पैदावार लेंगे वो, और क्या बात है। मतलब ज़राअत की मतलब मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं थी। थोड़ा आगे जाएँ तो बलूचिस्तान में भी मकई का पोटेंशियल है, हर चीज़ का पोटेंशियल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिम जी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अरशद भट्टू साहब आपका शुक्रिया। रानाबाद साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। अहम बात यही है कि अगर चाहे कपास का काश्तकार हो या मकई का काश्तकार, उसको हुकूमत और शायद प्राइवेट सेक्टर दोनों ने ही सपोर्ट करेंगे तो ये काश्तकारी और ये ज़राअत का मुस्तकबिल है। वरना मुश्किल में काश्तकार भी रहेगा और हुकूमत को भी मुआशी हदफ पूरे करने में नाकामी का सामना रहेगा।